जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आदित्य और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एके में। तो सबसे पहले जितने भी हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखी गई है उसके अंदर जितने भी चैप्टर आपके दिए हुए हैं उसको एक एक करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो बुक के अंदर जो लैंग्वेज दी रही होगी उस लैंग्वेज को आपको समझने में आसानी हो। आज के क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बेसिकली हमारा चैप्टर 7 होने वाला है और इसका नाम रहेगा अर्थ मूवमेंट। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम सब ऐसे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट को प्रभाव करती हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बदलाव आते हैं, कई तरह के कह सकते हैं बदलाव आते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर से पहले एक और चैप्टर आपके दे रखा था बुक के अंदर जो था बेसिकली आइसोस्टेसी के बारे में। उस चैप्टर को मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो लेक्चर बना के बेसिकली कह सकते हैं अलग क्लास में पढ़ा दूंगा। अभी के लिए अपना ध्यान हम इस चैप्टर पर लगाएंगे और उस चैप्टर को ना पढ़ाने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर का तो इस चैप्टर को बेसिकली हम 6 टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। पहला टॉपिक आपका रहेगा एंडोजेनेटिक फोर्सेज, सेकेंड टॉपिक रहेगा आपका सडन एंड डायस्ट्रोपिक फोर्सेज, थर्ड रहेगा आपका ईपी एरियोजेनेटिक फोर्स एंड ओरोजेनेटिक मूवमेंट, फिर फोर्थ आपका रहेगा फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, फिफ्थ आपका रहेगा रिफ्ट वैली एंड ग्रेबन और उसके लास्ट में रहेगा सबसे एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। ठीक है। आज की क्लास के अंदर मैं बेसिकली आपको ये शुरुआत के 3 टॉपिक कवर कराऊंगा और बाकी के जो टॉपिक रहेंगे उसको मैं अगले क्लास में या उसके बाद भी 1-2 वीडियो लेक्चर में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस पूरे चैप्टर की, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस फोर्सेज का नाम सुन के सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कि इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर बुक के शुरुआत में ही दे रखा था कि द स्टडी ऑफ फोर्सेज अफेक्टिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंट, यानी कि ऐसे फोर्सेज के बारे में स्टडी करना, जानकारी प्राप्त करना जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट को प्रभाव डालती हैं, ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन फोर्सेज से जो क्रियाएं होती हैं, इनकी फोर्सेज के जो मूवमेंट अर्थ के क्रस्ट के अंदर आती हैं उनसे बेसिकली हमारे जितने भी रिलीफ फीचर्स हो गए, जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, ठीक है, प्लेट्यू हो गए, पठार हो गए, फिर आपकी वैली हो गई, इन सब का बेसिकली क्रिएशन जो होता है, बनता जो है, इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है और बाद में फिर से जो रिक्रिएशन इनका होता है, उस सब के पीछे इसी पुनी फोर्सेज का क्या होता है, काम रहता है, जिस फोर्सेज के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो वैज्ञानिक लोगों ने जो फोर्सेज अफेक्ट करती हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट को, उनको बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। और किस आधार पर रखा, बेसिकली उनके ओरिजिन के आधार पर, यानी जिस जगह से ये फोर्सेज निकलती हैं उस आधार से, उस जगह के आधार से बेसिकली इनको 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला रह गया आपका एंडोजेनेटिक फोर्सेज, दूसरा है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। देखिए, एंडोजेनेटिक फोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसी फोर्सेज जो कि बेसिकली अर्थ के अंदर से आती हैं, और एक्सोजेनेटिक यानी ऐसी फोर्सेज जो कि अर्थ के यानी रहती तो एटमॉस्फेयर में ही है पर वो एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पे क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। ठीक है। एंडोजेनेटिक मतलब अंदर से आने वाली फोर्स और एक्सोजेनेटिक मतलब बाहर से आने वाली फोर्स। जैसे कि आपने अर्थक्वेक महसूस किया होगा, वोल्केनिक इरप्शन आपने देखा होगा, यानी ज्वालामुखी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उन सब का जो प्रभाव डालते हैं, इनको बनाने वाली जो फोर्सेज होती हैं बेसिकली वो सारी एंडोजेनेटिक फोर्सेज के अंदर ही आती हैं। और आपने ये वेदरिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगी जो चट्टानें हमारी होती हैं वो बेसिकली उनके अंदर टूट फूट होती है, फिर बाद में वो क्या होती है, टूट फूट होकर उनके अंदर बेसिकली ब्रेक डाउन होकर उनका क्या होती है, बाद में वो धीरे धीरे सेडिमेंट बनती है, उसके बाद मिट्टी बनती है। ठीक है। तो वह कैसे वो
उनके ऊपर जो फोर्स प्रभाव डालती है वो बेसिकली एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंदर आती है, कह सकते हैं उन्हें एक्सोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमारी जो चर्चाएं रहेंगी वो सिर्फ एंडोजेनेटिक फोर्स की तक ही सीमित रहेंगी। ठीक, तो बेसिकली एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि द फोर्सेज कमिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्सेज। ठीक, अब जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज हमारी होती हैं ये बेसिकली अर्थ के अंदर दो तरह की मूवमेंट क्या करती हैं, पैदा करती हैं या कह सकते हैं जनरेट करती हैं। एक तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी कि इस तरह की मूवमेंट, और एक होता है हमारा वर्टिकल मूवमेंट यानी इस तरह की मूवमेंट। ठीक है, पर एक चीज़ और है कि ये जो इनका फोर्सेज का जो ओरिजिन जहाँ से होता है वो हमें अभी तक नहीं पता है। यहाँ लिखा भी आपका वी डू नॉट प्रिसाइजली नो द, यहाँ नो रहे, वी डू नॉट नो प्रिसाइजली सॉरी द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ द एंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड मूवमेंट, क्योंकि अभी तक हमारा जो विज्ञान है वो धरती के अंदर की चीज़ों के बारे में उतना नहीं जान पाया, कह सकते हैं उतना विकास नहीं हुआ है। ठीक, इसीलिए अभी तक इन फोर्सेज का ओरिजिन कहाँ से होता है ये हमें नहीं पता चल पाया। इतना तो पता चल गया है कि वो फोर्सेज अंदर से आती हैं कि बाहर से आती हैं, इतना पता है, पर उनका ओरिजिन एग्जैक्टली होता कहाँ से है वो सब चीज़ें अभी तक हमें ज्ञान नहीं हो पाए हैं या कह सकते हैं ज्ञात नहीं हो पाई हैं। ठीक है, जनरली जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं और इनके रिलेटेड जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट इनके कारण जो पैदा होते हैं ये बेसिकली ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बेसिकली अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, ये बेसिकली एक थ्योरी है। ठीक है, जो इनको जनरेट करती हैं। तो बेसिकली कहना है वैज्ञानिक लोगों का कि इनके पीछे इनके जो फोर्सेस जनरेट होते हैं इनके पीछे का कारण होता है बेसिकली हमारी जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो क्रियाएं होती हैं उसके कारण। और क्रियाएं क्यों होती है, बेसिकली थर्मल कंडीशन और अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर चेंजेस होती हैं उनके कारण। जैसा कि आप जानते हैं जब कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और जब उसी चीज़ को हम गर्म करते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं क्या होते हैं, वो फैलना शुरू हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया धरती पे कह सकते हैं पूरे विश्व में हर एक चीज़ पे क्या होती हैं, अप्लाई होती हैं। तो जाहिर सी बात है वो सब चीज़ें रॉक पे भी अप्लाई होंगी। जब रॉक हमारी क्या होंगी, ठंडी होंगी तो क्या होंगी, सिकुड़ेंगी, और जब गर्म होंगी तो क्या होंगी, वो फैलेंगी। तो इसी कारण हमारी जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो जनरेट होती हैं। अभी तक हमारे वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते आए हैं। ठीक है, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं और इनके जो मूवमेंट होते हैं बेसिकली इनको इनके इंटेंसिटी के आधार पर दो पार्ट में रखा गया है। पहला हो गया सडन फोर्सेज, दूसरा हो गया आपका डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज। सडन फोर्सेज यानी तुरंत अचानक से लगने वाली फोर्स, कुछ सेकंड के लिए रहने वाली फोर्स, यानी इनकी जो फोर्स की रफ्तार रहेगी सडन फोर्स के अंदर वो बहुत तेज होने वाली है। और वहीं डायस्ट्रॉपिक फोर्स के अंदर जो फोर्स होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो ये कह सकते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही धीरे होती है। ठीक है, अभी इनको हम एक एक करके आइए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपका सडन फोर्सेज की, सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेज आर द फोर्सेज विच एक्ट वेरी क्विकली, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इनके जो रिजल्ट होते हैं वो कुछ ही मिनट में आपको दिख जाते हैं। क्या होता है, इनके जो रिजल्ट होते हैं वो हमें कुछ ही मिनट में दिख जाते हैं। ये जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज होती हैं, सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेज होती हैं, ये बेसिकली हमारे अर्थ के डीप से आती हैं। अब चाहे सडन एंडोजेनेटिक फोर्स की बात कर लें या डायस्ट्रॉपिक फोर्स की बात करें, दोनों तो टाइप है आखिर एंडोजेनेटिक फोर्सेज के ही ना। दोनों फोर्स जो होंगी अंदर से आएंगी, पर सडन फोर्स जो होगी वो बहुत ही तेज क्या बोलते हैं एक्ट करती है, और वहीं डायस्ट्रॉपिक जो फोर्स होती है वो बहुत ही धीरे एक्ट करती है। ठीक है, पर जो सडन फोर्स होती हैं उनके पीछे जो फोर्स को जनरेट करने वाली जो कारण होते हैं उनको बनने में बहुत ही समय लग जाता है। ठीक है, दीज फोर्सेज आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड प्रिपरेशन डीप विथ इन द अर्थ। जैसे कि आपने अर्थक्वेक महसूस किया होगा, ये भी बेसिकली हमारी सडन एंडोजेनेटिक फोर्स के अंदर ही आती हैं। और आपने वॉल्केनो इरप्शन देखा होगा, लैंडस्लाइड देखा होगा, ये सब बेसिकली हमारी इसी सडन फोर्सेज के कारण ही आती हैं। ठीक है, जियोलॉजिकली दी सडन फोर्सेज आर टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्स। इन सडन फोर्स को बेसिकली कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि
ये बेसिकली जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था, एंडोजेनेटिक फोर्स जो बता रहा था कि कुछ तरह की हमारी रियल फीचर्स पैदा करती हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। पर सडन फोर्स और डायस्ट्रॉपिक फोर्स जब कोई क्या बोलते हैं आपकी फोर्स तेजी से एक्ट करेगी तो उसका रिजल्ट जो होगा, उसको जो जनरेट करेगी हमारे अर्थ के ऊपर, वो अलग होगा। और जब कोई फोर्स बहुत धीरे धीरे एक्ट करेगी उसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही धीरे होगा। यानी कि इसका एग्जांपल मैं आपको हिमालय माउंटेन का ही देता हूँ। हिमालय माउंटेन जो हमारा रहा होगा वो अचानक से तो पूरा एकदम इतना बड़ा नहीं ना हो गया होगा, उसको बनने में, उतने बड़े बनने में समय लगा होगा। और जब इतना समय लगा होगा और जाहिर सी बात उनकी मूवमेंट क्या होगी, धीरे धीरे हुई होगी। और मूवमेंट के पीछे क्या कारण रहा होगा, फोर्स का कारण रहा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो उसके कारण, वॉल्केनिक इरप्शन मैंने बताया क्या होता है, सडन फोर्स की वजह से होता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, बेसिकली वॉल्केनिक कोन्स हमारी जनरेट हो जाती हैं। वॉल्केनिक कोन्स यानी जब भी आपने मूवीज में देखी होगी, ये लाइव भी देखा होगा, जब भी यहाँ से वॉल्केनो हमारी निकलती है बेसिकली वो क्या होती है, एक पहाड़ तरह कोन बना होता है, ठीक है। ऐसी पहाड़ आपकी रहती है, गोल सा बना रहता है, उसके अंदर बेसिकली हमारी लावा भरी रहती है। तो ये जो कोन बनता है ये बेसिकली हमारी वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ही बनता है। और उससे जो माउंटेन हमारी जनरेट होती हैं वो भी इन्हीं के कारण होती हैं। और जब लावा हमारी फैल जाती है और ठंडी पड़ जाती है तो उससे बेसिकली हमारी प्लेटियो जनरेट होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हमारी जो इंडिया की डेक्कन प्लेटियो है, अपने नाम सुना होगा, जियोग्राफी के स्टूडेंट आप रहे हैं या ना रहे हो, 10th 9th में सबने इस नाम तो सुना ही होगा, डेक्कन प्लेटियो ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो डेक्कन प्लेटियो ऑफ इंडिया है ये बेसिकली लावा के फ्लो से ही बना है। और लावा का फ्लो क्यों हुआ था, सडन फोर्स के कारण, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल एक और हो जाता है कोलंबिया प्लेटियो, जो कि बेसिकली यूएसए में होता है, ठीक है। यहाँ तक था सडन फोर्स। आई थिंक सडन फोर्स के अंदर आपको कोई अभी तक क्या बोलते हैं डाउट नहीं आया होगा, एकदम सिंपल है यार, ठीक है। सिंपल चीज़ें दे रखी हैं। अब हम बात करते हैं डायस्ट्रॉपिक फोर्स की। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, आप सही कर लेना। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट ऑपरेट वेरी स्लोली, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही विजिबल होता है हमें बहुत ही सालों बाद। यानी कि जब स्लोली, जाहिर सी बात है, जब फोर्स स्लोली एक्ट होगी तो इनका जो इफेक्ट होगा वो हमें तुरंत नहीं दिखेगा, जैसा कि हमें सडन फोर्स के अंदर दिख जाता है अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक का इफेक्ट हमें तुरंत दिख जाए, मालूम चल जाता है कि अर्थक्वेक आ गया। पर डायस्ट्रॉपिक फोर्स में जो हमें इसका जो रिजल्ट होता है वो तुरंत नहीं पता चलता। ये इसका रिजल्ट पता कर चलने में हमें लाखों, थाउजेंड या मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। डायस्ट्रॉपिक फोर्स जो होते हैं हमारी वो बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दोनों को कॉज करती हैं, दोनों को इंक्लूड इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फोर्स हैं इन्हें भी कंस्ट्रक्टिव फोर्स कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जब अंदर से कोई फोर्स आएगी तो कंस्ट्रक्टिव का ही काम करेगी, चाहे वो डायस्ट्रॉपिक फोर्स हुई चाहे वो सडन फोर्स हुई, ठीक है। ये फोर्सेज होती हैं ये लार्जर एरिया को, ग्लोब के लार्जर एरिया को इफेक्ट करती हैं। और ये मीसो लेवल पे यानी नॉर्मल लेवल से थोड़े बड़े लेवल पे चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी माउंटेन्स, बड़े बड़े हिमालय के मैंने बताया था, पूरा हिमालय, ठीक है। उसके बढ़ने के पीछे जो फोर्स थी वो बेसिकली डायस्ट्रॉपिक फोर्स थी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर बता दिया था। आपने, और मैं बता दूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि इस चैप्टर को पढ़ाने के कि आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बढ़िया से यहाँ पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आप मेरे वीडियो लेक्चर से या कहीं से भी आप प्लीज़ एक बार पढ़ के आएँ, तभी ये चैप्टर पढ़िएगा। नहीं तो इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और वहीं से आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, ठीक है सर। ऑलराइट, जैसा कि हम जानते हैं अर्थक्वेक जो होता है कहीं भी अगर आता है सडन फोर्स के कारण आता है, कहीं भी आता है तो उसका जो इफेक्ट होता है पूरी दुनिया में तो नहीं ना इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा लार्जर एरिया को नहीं ना इफेक्ट करता है। पर जो डायस्ट्रॉपिक फोर्स का रिजल्ट होता है वो बेसिकली लार्जर एरिया को इफेक्ट करता है। जितना सडन फोर्स के एरिया को इफेक्ट करता है उससे लार्जर एरिया को ये डायस्ट्रॉपिक फोर्स क्या बोलते हैं आपका इफेक्ट करता है, ठीक है। ये जो फोर्स हैं इसके बाद भी इन फोर्स को भी बेसिकली दो ग्रुप में रखा गया है। एक बार मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए, फोर्सेज विच अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट, बेसिकली हमारी एक एंडोजेनेटिक फोर्स हो गई, एक एक्सोजेनेटिक फोर्स हो गई। ये अंदर से लगने वाली फोर्स और ये बाहर से बेसिकली अर्थ के ऊपर लगने वाली फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स को बेसिकली दो पार्ट में रखा गया।
डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज और सडन फोर्सेज, ठीक है। उसके बाद डायस्ट्रॉपिक फोर्स को भी दो पार्ट में रखा गया, एक आपका एपेरियोजेनेटिक फोर्स और दूसरा हो गया आपका ओरोजेनेटिक फोर्स। उसके बारे में भैया हम यहाँ देखते हैं। बेसिकली यहाँ दे रखा है आपका कि जो डायस्ट्रॉपिक फोर्स होते हैं इनको बेसिकली दो ग्रुप में रखा गया, एक एपेरियोजेनेटिक मूवमेंट और दूसरा आपका हो गया ओरोजेनेटिक मूवमेंट। एपेरियोजेनेटिक मूवमेंट यानी वर्टिकल मूवमेंट, जैसा कि आप कहाँ थे, यहाँ आप देख सकते हैं। इनको बेसिकली वो जो वर्टिकल मूवमेंट हमारी होती है अर्थ के ऊपर, उनको पीछे जो फोर्स अप्लाई होता है उसका नाम बेसिकली एपेरियोजेनेटिक फोर्स दे रखा गया है। और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमारी होती है, जैसे प्लेट के बारे में आपने पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर जो प्लेट हमारी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे, उनके पीछे उनको जो फोर्स अप्लाई होती है उनका बेसिकली क्या नाम दे रखा गया है, ओरोजेनेटिक फोर्स रखा गया, नाम दे रखा गया, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीज़ें दे रखी है, उसको भी हम एक करके आगे देखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं बेसिकली आपकी एपेरियोजेनेटिक मूवमेंट की। तो ये जो वर्ड है बेसिकली दो शब्द से बना हुआ है। एपेरियोज का मीनिंग होता है कंटिनेंट और जेनेसिस का मतलब होता है बेसिकली हमारा ओरिजिन, यानी बेसिकली इस फोर्स के कारण हमारे कंटिनेंट के क्या हुई ओरिजिन होते हैं। एपेरियो जो हमारी ये मूवमेंट होती हैं, कह सकते हैं फोर्स होती हैं, बेसिकली अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस क्या बोलते हैं, सबसिडेंस कॉज करती है हमारे कंटिनेंटल मास के ऊपर, यानी उनका वर्टिक ऊपर जाना और नीचे आना जो होता है कंटिनेंट का, ये बेसिकली हमारी ये एपेरियोजेनेटिक फोर्स के कारण ही होती हैं, ठीक है। ये जो फोर्स होती हैं, दीज फोर्सेज एंड रिजल्टिंग मूवमेंट अफेक्ट लार्जर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया वर्टिकल में काम करते हैं, तो वर्टिकल में दो ही तरह की मूवमेंट हो सकती हैं, या तो ऊपर की तरफ हो गई या तो नीचे की तरफ हो गई। तो उसी आधार पर इनको दो पार्ट में रखा गया, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट के कारण बेसिकली अपवर्ड मूवमेंट कॉजेज अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट इन टू वेज। अपवर्ड जो मूवमेंट होता है वो कॉन्टिनेंट को दो तरीके से उठाता है, एक तो पूरा कॉन्टिनेंट मास जो होता है हमारा एक साथ ऊपर उठता है या कोई उसका हिस्सा उठता है, और दूसरा होता है बेसिकली उससे कोस्टल लैंड वाले जो एरिया होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सिर्फ ऊपर आते हैं, बीच का जो एरिया होता है वो वहीं का वहीं रहता है। और इस टाइप को जो कोस्टल लैंड वाले जो एरिया उठते हैं उनके बेसिकली एमरजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब लैंड हमारी ऊपर आती है उन्हें बेसिकली एमरजेंस कहा जाता है, ठीक है। और डाउनवर्ड मूवमेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो आपका पूरा लैंड का नीचे जाना, सच टाइप ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड सबसिडेंस, और पूरा कोस्ट एरिया का साइड में जो लैंड नीचे जाता है उसे बेसिकली सबमर्जेंस कहते हैं, जिसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था। जब प्लेट टकराती हैं, ओसेनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट जब टकराती हैं तो जो ओसेनिक प्लेट होती है वो बेसिकली हमारी क्या करती है, अंदर नीचे तरफ चली जाती है, उसी को बेसिकली सबमर्जेंस कहा जाता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। उनके पीछे जो देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो आपने पढ़ रखा था, जो प्रक्रियाएं प्लेटों के अंदर होती हैं, इनका टकराना, उनके अंदर जो फोर्स होती हैं, उसी के बारे में हम ये बस यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, उनको जो फोर्स आपकी जनरेट होती हैं एक एक जगह जहाँ जहाँ उनकी फोर्स लगती हैं, उसी फोर्स का जो नाम दे रखा है वही सब चीज़ें बस इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स की। ओरोजेनेटिक फोर्स है, ये भी आपका दो वर्ड से बना हुआ है। पहला माउंटेन, ओरोज का मतलब माउंटेन हो गया और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, यानी एक था ये आपका क्या था, एपेरियोजेनेटिक मूवमेंट था, इसके कारण हमारे कंटिनेंट के फॉर्मेशन हो रहा था, और ये आपका ओरोजेनेटिक यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसके कारण हमारे माउंटेन बनते हैं। और ये चीज़ हमने प्लेट टेक्टोनिक के अंदर पढ़ी थी कि जब हमारे कॉन्टिनेंट हॉरिजॉन्टल वे में जब आके टकराते हैं तो इससे क्या होता है, बेसिकली आपका क्या होता है, माउंटेन जनरेट होते हैं, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण हमारे माउंटेन जो जनरेट होते हैं, उसी उनके जो पीछे जब फोर्स होती है ड्राइव करने वाली, उसको बेसिकली ओरोजेनेटिक फोर्स कहा गया है, ठीक है। ओरोजेनेटिक मूवमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेज वर्किंग हॉरिजॉन्टल मैनर। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एंड मूवमेंट आर आल्सो कॉल्ड एज, इन्हें टेंजेंशियल फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, टेंजेंशियल फोर्स भी कहा जाता है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमारी लगती है वो दो तरह की लगती है, एक तो आपस में आएगी टुवर्ड्स ईस्ट, क्या बोलते हैं मूवमेंट इनका होता है, और एक आपस में दूर तरफ, मतलब दोनों से दूर तरफ मूवमेंट होता है। उसी के आधार पर बेसिकली इनको दो तरह में रखा गया है, एक टेंशनल फोर्स और एक हो गया आपका कंप्रेशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स तब कहते हैं जब हमारी फोर्स
अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, और कंप्रेशनल फोर्स तब कहते हैं जब वो हमारी फोर्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे तरफ आती हैं, ठीक है। When the horizontal force operate in opposite direction, it is called tensional force. Such type of force and movement are also called divergent force. जैसा कि हमने प्लेट टेक्टोनिक के अंदर पढ़ा था डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगर आपने पिछले क्लास की वीडियो लेक्चर देख रखी हो तो आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा सब चीज़ें, ठीक है। थस उसके बाद टेंशनल फोर्स से हमारे जो रिजल्ट आते हैं, थस टेंशनल फोर्स क्रिएट रप्चर, क्रैक, फ्रैक्चर एंड फॉल्ट इन द क्रस्टल पार्ट ऑफ द अर्थ। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ आप मान लीजिए जुड़ी हुई है, जब इसके अंदर जो फोर्स होगी इस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी तो क्या होगा, इसे जो कंटिनेंट या कह सकते हैं जो प्लेट हमारी रही होगी वो क्या होगी, आपस से एक दूसरे की तरफ दूसरे से दूर जाना होगी। जब थोड़ी सी इनमें बढ़ेगी तो क्या होगा, इनके अंदर बेसिकली क्रैक जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए ये पूरी आपस से सटी हुई है, फिर धीरे धीरे जब दूर जाएगी, पहले इनके अंदर क्या होगा, क्रैक जनरेट होगा। वही यहाँ दे रखा है यहाँ पे, पहले इनके अंदर क्रैक जनरेट होगा, फिर फ्रैक्चर आएंगी, और जब ये धीरे धीरे आपस में दूर चली जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, फॉल्ट हो जाएगा। इसी को बेसिकली फॉल्ट करते हैं, उसके बारे में हम आगे अभी चर्चाएँ करेंगे फॉल्ट के बारे में। और जब फोर्स क्या बोलते हैं फेस टू फेस मूव करती हैं तो उन्हें बेसिकली कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। फेस टू फेस मूव करना बेसिकली इसको ना समझ लेगा, ठीक है, इसको ना समझ ले। फेस टू फेस मतलब सामने सामने जब ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं, ठीक है। और इससे कारण क्या होता है, बेसिकली बेंडिंग होता है। क्या होता है, कंप्रेशनल फोर्स कॉज क्रिस्टल बेंडिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड और क्लस्टर रैपिंग लीडिंग टू लोकल राइज ऑफ सबसिडेंस ऑफ क्रिस्टल पार्ट। जाहिर सी बात है, जब भी कोई चीज़ को हम आपस में करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर बेंडिंग की प्रक्रियाएं होंगी, और जब ये चीज़ें ऊपर उठती हैं तो इन्हीं को बेसिकली हम क्या करते हैं, फॉल्ट करते हैं। आपस में टकरा के जब वहाँ के एरिया जो ऊपर उठती है इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, बेसिकली आपका फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली क्रिस्टल बेंडिंग। क्रिस्टल बेंडिंग जो है हमारा यही ओरिजेंटल फोर्स का ही, जैसे यहाँ पे हम देखा था ना, पार्ट होता है। और इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो किधर गया, हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ चुका डायस्ट्रॉपिक फोर्स। डायस्ट्रॉपिक फोर्स बेसिकली धीरे से जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं। उसके दो क्या बोलते हैं टाइप होते हैं, एक आपका एपेरियोजेनेटिक होता है, फिर ओरोजेनेटिक होता है। एक आपका वर्टिकल होता है, एक आपका ओरिजेंटल फोर्स होता है। वर्टिकल में दो तरह की फोर्स लग सकती हैं, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। और फिर ओरिजेंटल की बात करें तो उसमें भी दो तरह की फोर्स लगती हैं, या तो आपस में आएंगी या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी। उसके आधार पर बेसिकली टेंशनल फोर्स हो गई जो एक दूसरे से दूर जाएंगी, और एक हो गई आपकी कंप्रेशनल फोर्स जो आपस में आएंगी। टेंशनल फोर्स जब आपकी लगेगी तो उससे क्या होगा, बेसिकली फ्रैक्चर उनके अंदर जनरेट होगा, और जब कंप्रेशनल फोर्स लगेगी तो क्या होगा, वो आपस में बेंडिंग हो जाएंगी, यानी बेंडिंग हो जाएंगी। जैसे कि अगर इस पेपर को लें, इस पेपर अगर हम फाड़ें बीच में से क्या होगा, इनके अंदर बेसिकली फ्रैक्चर जनरेट हो जाएगा। क्या पेपर अलग होंगे तो उसी को बेसिकली फ्रैक्चर कहते हैं। एक तरफ से आप जब क्या होता है, जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या बोलता है कि क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। इसी शब्द से आप रिलेट करके यहाँ पे समझ सकते हैं। और जब इसी पेपर को हम ढकेलेंगे एक तौर तो क्या होगा, बेसिकली पेपर हमारी क्या होगी, देख सकते हैं बेंड होंगी, ठीक है। जब बेंड होंगी कई, अब बेंडिंग में भी आपका कई तरह का बेंड होती है, ठीक है। एक तो नॉर्मल बेसिकली आपका ऐसे बेंड हो सकती है, फिर आपकी ऐसे बेंड हो सकती है, फिर अभी जैसा मैंने बताया था ये वेब की तरह आपकी बेंड हो सकती है, ठीक है। उसी के आधार पर ये सब चीज़ें आगे जो दी रखी हो हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आपका आगे। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, नॉर्मल सिंपल सी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल बेंडिंग की, सॉरी माफ़ करिएगा, ठीक है। तो जब ओरिएंटल फोर्स फेस टू फेस वर्क करती हैं तो जो क्रिस्टल पार्ट होता है अर्थ का क्या होता है, वो बेंट हो जाती हैं ड्यू टू रिजल्टेंट कंप्रेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। अब जब ये बेंड होती हैं तो इनके अंदर जैसे मैंने बताया दो तरह के बेंड होती हैं, एक तो आपका रैपिंग होता है, दूसरा आपका फोल्डिंग होता है। अब रैपिंग और फोल्डिंग क्या होता है, इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। फोल्डिंग जो होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगले क्लास में पढ़ाऊँगा, यानी बस लास्ट टॉपिक आपको बचा हुआ है रैपिंग। इसके बाद हम
क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। तो रैपिंग का मतलब बेसिकली होता है ये है कि द प्रोसेस ऑफ क्रस्टल रैपिंग अफेक्ट लार्जर एरिया ऑफ द क्रस्ट इन विच, तो क्रस्टल पार्ट होते हैं या तो वो रेज हो जाते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि इस तरह से वो रेज हो जाते हैं ऊपर की तरफ, या तो वो डाउनवर्ड की तरफ हो जाते हैं रेज, ठीक है। तो जो अपवर्ड की तरफ ही राइज होते हैं क्रस्टल पार्ट, उन्हें बेसिकली अपवर्ड अप रैपिंग कहा जाता है। और जब यही पार्ट हमारी नीचे तरफ बेंड हो जाती हैं तो उन्हें बेसिकली डिप्रेशन कहा जाता है, कह सकते हैं उन्हें डाउन रैपिंग कहा जाता है। और जब ये प्रोसेस जो होता है आपका अप रैपिंग और डाउन रैपिंग का, ये लार्जर एरिया में, बहुत ही बड़े एरिया में इफेक्ट होता है, तो उसे बेसिकली ब्रॉड रैपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रॉड रैपिंग कहा जाता है। तो बस यहीं तक था आज के क्लास के बारे में। अगले क्लास में हम आपका इसी इसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। रैपिंग बाद जैसे मैं बताया, हम क्या हैं यहाँ पे थे, ठीक है। एक मिनट में दिखा दूँ आपको, कहाँ थे? हाँ, क्रिस्टल बेंडिंग के अंदर हमने देखा कि दो तरह से बेंडिंग हो सकती है। तो रैपिंग तरह या तो पूरी ऊपर ही उड़ जाएगी या तो पूरी नीचे हो जाएगी। फोल्डिंग की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी अलग होती है। वो प्रक्रिया क्या होती है मैं आपको अगले क्लास में पढ़ा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और साथ साथ इसे शेयर भी करना ना भूलें, ठीक है।